नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस क्लास में यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर। मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक ऋषि सर और आज हम आपके हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि आपके सारे चैप्टर्स की क्लासेस आपको यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर मिलेगी। इसकी एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जहां 1 से लेकर संपूर्ण हिंदी, पूरी हिंदी पढ़ाऊंगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 15 दिन में, 20 दिन में एग्जाम से पहले हिंदी को कवर करके 95%, 98% पा जाऊं तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसकी ये मुहिम है, यानी आपको एक प्लेलिस्ट और संपूर्ण हिंदी का सिलेबस खत्म। तो आज पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। ऐसे ही हमने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक कर लो और अपने साथियों के साथ शेयर कर दो। इसको बताओ कि उन्हें अच्छी जगह शिक्षा कहां पर मिल रही है। राष्ट्र का स्वरूप किस बारे में है, इस पर बात करेंगे। सवाल कैसे इससे आते हैं, इस पर बात करेंगे, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? सवाल सॉल्व करना, प्रश्नों के उत्तर कॉपी में, एग्जाम में लिखना, एकमात्र गोल है। उससे अधिक ज्ञानी नहीं बनना, वो 100% हो जाए, बस बात खत्म। तो ये जो आपका पाठ है बेटा, इससे 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न तो आपका साहित्यिक परिचय से आ जाता है, वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय, जो कि आपका 5 अंक का आता है। इसको 80 शब्दों में लिखना होता है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आएगा। जाहिर तौर पर 80 शब्द दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ही आते हैं। दूसरा आपका है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, उस पर आधारित 5 सवाल मिलेंगे। हर एक सवाल 2 नंबर का होगा और ये टोटल आपको 10 अंक प्रोवाइड करेगा। तो 2-2 नंबर के सवाल होते हैं, तो इसको हम लघु उत्तरीय कह सकते हैं। एक पार्ट से इन्हीं 2 प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है। यानी अगर वासुदेव शरण अग्रवाल से एग्जाम में सवाल बनेंगे तो केवल 15 नंबर के बन सकते हैं। अब केवल 15 नंबर कह रहा हूं तो 15 नंबर कम तो नहीं है, इसलिए उस पर फोकस करना है। और कमेंट सेक्शन में यह भी बताते रहना है कि कितने % नंबर की उम्मीद इस बार कर रहे हो बोर्ड एग्जाम में, कितने % लाना चाहते हो। 98% लाना चाहते हो या 33% लाना चाहते हो या उसके बीच में कहीं पर अपना स्थान चाहते हो। तो यह बात बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। सबसे पहले इसलिए हम साहित्यिक परिचय देखेंगे। मैंने आपको साहित्यिक परिचय लिखना बहुत बार बताया है, लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूं। इस पाठ में मैंने आपसे कहा कि ये जो 15-20 मिनट आप क्लास देख रहे हैं, इसमें आपका पहला चैप्टर बिल्कुल ठीक से तैयार हो जाना चाहिए। तो उसी पर हमारा पूरा फोकस है। और एक बात, बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि सर मैंने गद्यांश किताब पढ़ी नहीं, कैसे सॉल्व करूंगा, कैसे पहचानूंगा गद्यांश क्या है और गद्यांश के उत्तर कैसे लिखूंगा। तो आज की क्लास में बिना किताब देखे हम लोग गद्यांश सॉल्व करना सीखेंगे। आपको बहुत अच्छे सारी चीजें पता चलेंगी। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जो साहित्यिक परिचय है बेटा, वो 2 हिस्सों में जाता है। सबसे पहले हम संक्षिप्त परिचय पर बात करते हैं। संक्षिप्त परिचय क्या है? लेखक के बारे में कि आखिर लेखक कौन है, क्या है, कहां पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, आदि आदि। और उसके बाद हम इनके साहित्य के योगदान पर चर्चा करते हैं कि आखिर इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या योगदान दिया, क्यों इनको हिंदी साहित्य में एज अ लेखक माना जाता है। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल के संक्षिप्त परिचय पर। तो इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म स्थान कहां है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, शिक्षा, शैली, भाषा, प्रमुख रचना, इससे क्या पता चलता है? एक लेखक के बारे में बहुत कम शब्दों में सब कुछ जान लेना संक्षिप्त परिचय कहलाता है। मिलेगा कहां? आप अपनी किताब जब उठाते हो तो हर चैप्टर जब ओपन करते हो तो उस चैप्टर पर सबसे पहले आपको लेखक का परिचय ही मिलता है और एक बॉक्स वहां पर बना होता है, संक्षिप्त परिचय एक नजर में। वही संक्षिप्त परिचय है, वही उठा लेना है। ठीक है। जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश, जन्म 7 अगस्त 1904 को, मृत्यु 24 जुलाई 1967 को। पिता श्री विष्णु अग्रवाल, माता श्रीमती सीता देवी अग्रवाल। शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से MA, PhD और DLitt। शैली विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक। भाषा विषयानुकूल, प्रौढ़, परिमार्जित, खड़ी बोली। प्रमुख रचनाएं पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माता भूमि, वाग्धारा। मैंने वीडियो सेक्शन में आपको महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय वाला भी वीडियो मिल जाएगा, आपके लिए मैंने बना दिया है और आपको केवल उतना ही पढ़ना है। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा कि महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय क्या होते हैं, उसको कहां से पढ़ें, तो आपको वो पता चल जाएगा। ठीक है। भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के ज्ञाता होने के कारण डॉक्टर अग्रवाल के मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी। साहित्य में योगदान की बात कर रहा हूं इनके। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत के अनेक ग्रंथों का संपादन किया। भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी है। इन्होंने वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक, चिंतन परक लेख लिखे।
इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति का उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इनके कथन प्रामाणिक है और इनकी शैली में आत्मविश्वास की झलक मिलती है। इनकी शैली का प्रधान रूप विवेचनात्मक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए चिरस्मरणीय रहेंगे। ध्यान रखना है। एक बात और, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर क्लास की पीडीएफ नहीं मिलती। पीडीएफ मिलती है। अगर आप जाओगे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल टेलीग्राम चैनल पर, पीडीएफ मिलेगी आपको। परेशानी क्या है, अब ये क्लास आप आज देख रहे हो, साल भर बाद देख रहे हो, महीने भर बाद देख रहे हो, तब तक बहुत सारी क्लासेस चल चुकी होती हैं, तब तक बहुत सारी पीडीएफ अपलोड हो चुकी होती हैं। तो आपको नाम से सर्च करना होता है। आप वहां पर डालोगे ऋषि सर हिंदी, तो आपको आपकी सभी पीडीएफ लगभग मिल जाएंगी। उसमें टेलीग्राम के अंदर ही, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल के अंदर ही सर्च करोगे ऋषि सर हिंदी, तो आपको हिंदी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, अलग से कोई मेरा चैनल नहीं है। अच्छा, अब एक सवाल जो सबसे बड़ा आता है, अब देखो ये 5 नंबर का तुम्हारा परेशानी हल हो गया, 5 अंक की परेशानी तुम्हारी सॉल्व हो गई। अब एक सवाल जो बच्चों के सामने आता है कि सर गद्यांश को कैसे पहचाने। तो मैंने क्या किया है, हर क्लास की शुरुआत में जितने भी आपके निबंध की क्लास है, चाहे राष्ट्र का स्वरूप हो, चाहे अशोक के फूल हो, भाषा और आधुनिकता हो, निंदा रस हो, रॉबर्ट नरसिंह होम में हो, या फिर हम और हमारे आदर्श तेजस्वी मन के संपादित अंश हो, सबके साथ क्या किया है कि गद्यांश को कैसे पहचाने के लिए आपको कुछ कीवर्ड्स दे दिए हैं। जैसे यहां पर दिया है राष्ट्र, जन, पृथ्वी। अब देखो यहां 2 टाइप से पृथ्वी लिखी है, दोनों का महत्व है, ऐसा नहीं कि एक गलत है एक सही है, दोनों का महत्व है। जन की संस्कृति, धरती, भूमि, वसुंधरा, माता भूमि, मातृभूमि, धरती माता, पृथ्वी, जन, संस्कृति, राष्ट्रीय जन, राष्ट्र संवर्धन, राष्ट्रीयता, साहित्य कला, नृत्य गीत, आद्योपांत, जन का मस्तिष्क। अब इतने शब्द हैं। यकीन मानो राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ के किसी भी पैराग्राफ में ये शब्द तुमको जरूर मिलेंगे और तुम पहचान लोगे। 2 बातें तो आइडेंटिफाई हो गई कि इस पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और इसको लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल ने। ये दोनों बातें स्पष्ट हो गई। अब हम एक गद्यांश हल करके देखते हैं कैसा सवाल आता है। और एक बात, मैं तुमको उसको ऐसे हल करके दिखाऊंगा कि तुम ये समझ पाओ कि अगर तुमने नहीं भी पढ़ा है, पढ़ना जरूरी है, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो कैसे आप उसको सॉल्व करोगे। उसके पहले हम जान लेते हैं पाठ में किस बारे में बात की गई है, जिससे हमारी एक समझ बन जाए पाठ को लेकर के। प्रस्तुत निबंध राष्ट्र का स्वरूप इनके पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। आपके गद्य का विकास में ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, वहां यह सवाल बनता है कि पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह किसका है, ऑब्जेक्टिव वाले में। इस निबंध में लेखक ने बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर के बना है। वे 3 तत्व हैं पृथ्वी, जन और संस्कृति। पृथ्वी को माता के रूप में मानना और स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन का दृढ़ संबंध होना चाहिए। इसके साथ साथ संस्कृति के विषय में भी लेखक ने मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। लेखक के अनुसार सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकारता है और उससे आनंदित होता है। तो आप पाठ के बारे में जान गए कि मुख्य रूप से इन 3 चीजों के बारे में बात हो रही है और यह राष्ट्र के संवर्धन को लेकर विचार रखा जा रहा है। अब आपके सामने आता है इस पाठ का पहला पैराग्राफ। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। किसने किया है? देवों ने किया है। वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतना ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। अब देखो, गद्यांश सॉल्व करना, गद्यांश हल करना एक ट्रेनिंग है और ये ट्रेनिंग मैं आज तुमको देने जा रहा हूं, तो बहुत गौर से देखना। सबसे पहले इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। इस पर आधारित आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? किस प्रकार की राष्ट्रीयता को निर्मूल कहा गया है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बहुत सारे बच्चे रेखांकित अंश की व्याख्या में फंस जाते हैं। आज लास्ट में
इसके लिए एक अचूक मंत्र दे के जाऊंगा तुमको। तुम दीवाल को देख के उसकी व्याख्या कर दोगे। हिंदी छोड़ दो, अंग्रेजी छोड़ दो, दीवाल को देख के व्याख्या कर दोगे। इतने मजबूत हो जाओगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई हमने आपको अभी बताया था कि ये वाले जो शब्द हैं ये जब मिलेंगे तो आप पाठ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब क्या ये वाले शब्द मिल रहे हैं, देखते हैं। भूमि मिल गया, राष्ट्रीयता मिल गई, पृथ्वी मिल गया, पृथ्वी मिल गया, भूमि मिल गया। राष्ट्रीयता तो कितनी ही बार मिल गई, आद्योपांत मिल गया, पृथ्वी मिल गई। और देख लेते हैं क्या क्या शब्द है। जन की संस्कृत, वसुंधरा, राष्ट्रीयता, भूमि, जन। ठीक है, तो तमाम चीजें मिल गई, तमाम चीजें मिल गई। मिली कि नहीं मिली? राष्ट्रीयता तो कितनी ही बार भर भर के पड़ी है। इसका मतलब आप समझ गए, इसका मतलब आप समझ गए कि ये पाठ कौन सा है बेटा? ये पाठ है राष्ट्र का स्वरूप। तो गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा? राष्ट्र का स्वरूप। अच्छा, बहुत सारे बच्चे एक किताब राजीव की खरीदते हैं या किसी प्रकाशन की खरीदते हैं और उसी में से पढ़ते हैं कविता भी और गद्य भी। तो जब संदर्भ कभी कभी लिखना होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्या लिखें। आपके निबंध गद्य गरिमा से हैं। पहले 3 किताबें थी, अब एक में ही छापा जा रहा है उसको, लेकिन शुरुआत में लिखा रहता है गद्य गरिमा। ठीक है, तो ये राष्ट्र का स्वरूप पाठ गद्य गरिमा से लिया गया है आपके। और इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। स्पष्ट है? अब यहां पर तो डायरेक्टली पूछा है कि गद्यांश का शीर्षक लिखिए और पाठ का नाम लिखिए। कई बार पूछ लेता है संदर्भ लिखिए, तो उम्मीद करता हूं संदर्भ आप लोग जानते होंगे। सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में दिल रिएक्ट करेंगे अगर तुम्हें संदर्भ लिखना आता है। कक्षा 6 से लिख रहे हो संदर्भ। अच्छा, एक बार मुझे ये भी कमेंट करके बताओ कि मतलब तुम्हारे जिले का नाम क्या है, गांव का नाम क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किस किस कोनों से तुम लोग मुझे देख रहे हो। पता चलता रहना चाहिए। जब भी ये क्लास देख रहे हो ये कॉमेंट जरूर करो और इसकी लिंक को अपने व्हाट्सएप पर लगा दिया करो। जिससे क्या होता है कि जितने भी बच्चे हों, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं देखना। मान लो तुमने शेयर कर दिया किसी को, अब वो कह रहा है क्या फालतू चीज शेयर कर दियो भाई, मैं पढ़ने के मूड में बैठा ही नहीं हूं, मैं तो दुखी हूं, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई है, दिल तो बुकनी बुकनी हो गया है। तो गुस्सा हो जाएगा ना। अच्छा है कि तुम व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दो, जिसको देखना होगा वो देख लेगा, श्रद्धा के अनुसार आएगा, श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा, चला जाएगा, अपने लिए लाभ प्राप्त कर लेगा। अच्छा, तो पहला सवाल तो हमने भैया कर लिया सॉल्व। अब हमारे वो बच्चे जाग जाएं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। देखो सबको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहले बच्चे वो हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। दूसरे बच्चे वो हैं जिन्होंने पाठ को पढ़ा है, पाठ को पढ़ा है। तीसरे बच्चे वो हैं जिन्होंने प्रश्न उत्तर कॉपी में लिख लिया है। ठीक है, चौथे वो हैं जिन्होंने रट लिया है। ठीक है, अभी जब ये पार्ट मैं खत्म करूंगा पढ़ा के तुमको, तो ये तीनों दुखी हो जाएंगे कि अभी तक मैं ऋषि सर से क्यों नहीं पढ़ा। ये खुश हो जाएगा कि चलो पहली बार तो पता चला कि पढ़ा ऐसे जाता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के बच्चे हैं। अच्छा, तुम कमेंट करके मुझे बताओ इन चारों में तुम कहां पे हो, तुम कौन से वाले हो। चलो, अब हमारे पास अगले 4 प्रश्न। देखो, इस वाले पैराग्राफ को समझाने में मुझे समय लगेगा, 2 मिनट लूंगा। इसके बाद के पैराग्राफ में तुम्हें देता चला जाऊंगा और तुम हल करते जाओगे। एक बात और, इन सब के उत्तर भी मैंने यहां पर लिखे हैं, इन सब के उत्तर मैंने लिखे हैं। तो ऐसा मतलब नहीं, ये नहीं है कि मैं तुम्हें उत्तर बताऊंगा नहीं, सारे उत्तर मिलेंगे। ये पीडीएफ भी तुमको मिलेगी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल चैनल पर। ठीक है, नहीं बेटा, ये ट्विटर वगैरह वाला सब जमाना गया, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह वाला जमाना गया। आजकल ट्विटर वाला जमाना है। तो तुम एक्स पर मुझसे जुड़ सकते हो। अगर तुम ट्विटर एक्स पर जाओगे और आस्क ऋषि सर बिना स्पेस के सर्च करोगे, आस्क ऋषि सर बिना स्पेस के सर्च करोगे तो मैं तुम्हें ट्विटर पे मिलूंगा। इंस्टाग्राम में नहीं चलाता। ठीक है, इंस्टाग्राम चलाता हूं, मतलब ऋषि सर विद्याकुल सर्च करोगे तो वहां भी मिल जाऊंगा तुम्हें, लेकिन बहुत नहीं चलाता। तो इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, ट्विटर पे भी जुड़ सकते हो। तुम्हारे सवालों के उत्तर तुमको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, ट्विटर पे जुड़ जाओ, कहीं भी जुड़ जाओ। ठीक है, चलो, तो अब हम देखते हैं इन 3 सवालों के बारे में, 4 सवालों के बारे में। ये तो हो गया हमारा। सभी लोग एक बार दिल रिएक्ट करके बताओ किसका किसका ये हो गया और किसको किसको संदर्भ लिखना आ गया। संदर्भ लिखना आ गया, जल्दी से बताओ।
अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तुम्हें क्या करना है, इस पंक्ति में से एक शब्द पकड़ना है जो बहुत महत्वपूर्ण लग रहा हो। यहां पर आवश्यक कर्तव्य क्या है पूछा जा रहा है, इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आवश्यक कर्तव्य है। इस पैराग्राफ पर चले आओ, इसको नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6 7। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो बहुत कठिन है, हर बार नंबरिंग देना, ये करना वो करना। बेटा जब बच्चा पैदा होता है ना तो ऐसे लड़बड़ा के चलना शुरू करता है और वो धीरे धीरे दौड़ने लगता है। तुम एक बार इसको समझोगे फिर तुम ऐसे उंगलियों पर चुटकियों में करोगे। ठीक है, अब तुमको इन 7 लाइनों में से खोजना है कि भैया आवश्यक कर्तव्य कहां है। तो पहली लाइन में तो है नहीं, यहां पर है दूसरी लाइन में। ठीक, अब जिस लाइन में तुम्हारा शब्द मिल जाए वो पूरी लाइन ही उस प्रश्न का उत्तर होगी। समझ गए? जिस लाइन में तुम्हारा शब्द मिल जाए वो पूरी लाइन ही उस प्रश्न का उत्तर होगी। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। मिल गया तुमको? अच्छा, उसके की जगह तुम्हें राष्ट्र भूमि के कर देना है। ये तो सिंपल सी बात है, इतना तो कर ही लोगे। राष्ट्र भूमि के प्रति, राष्ट्र भूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तुम्हें दूसरे सवाल का उत्तर मिल गया। मैं इसको थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं, नंबरिंग पड़ी रहने देता हूं जिससे तुम समझ जाओ। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक तुम्हारा दूसरा सवाल हो गया। ठीक, अब मुझे बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इसके लिए किताब की आवश्यकता पड़ी? मुझे एक बार बताना। सभी लोग जिनको किताब की आवश्यकता ना पड़ी हो वो लोग एक बार दिल रिएक्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में और कहेंगे कि सर मजा आ गया ये सीख के। ठीक है, चलो। अच्छा, अगला सवाल है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? यहां पर शब्द है निर्मूल। फिर से वापस आ जाओगे और खोजोगे निर्मूल कहां है। पहली लाइन में नहीं है, दूसरी लाइन में भी नहीं है, तीसरी लाइन में भी नहीं है। विचारधाराओं की जननी है, ये देखो, ये मिल गया निर्मूल, ये निर्मूल मिल गया। मैंने क्या कहा? जिस पंक्ति में तुम्हारा शब्द मिलेगा वो पंक्ति तुम्हारे प्रश्न का उत्तर होगी। अब यहां से इसको ऐसे टिक कर लो। यहां हो गया तीसरा सवाल। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो अगर चाहो तो उसको लिख दो और चाहो तो अपने मन से बना लो कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी उसको लेखक ने निर्मूल कहा है। बात एक ही है, एक ही जैसा तो है। ठीक, कितना सुंदर, कितना सुगढ़, कितना आसान, कितना बढ़िया, कितना प्यारा, तुम्हें समझ में आ रहा है? ठीक है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? अब यहां पर एक सवाल तुमको मिला सच्चे अर्थों में, ध्यान से देखना। अब वापस आ जाओ, सच्चे अर्थों में खोजो। अब तुम्हें मिलेगा, पहली लाइन में नहीं है, दूसरी में नहीं है। जागृत होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बोलो, यह पृथ्वी, ये देखो, ये मिल गया तुमको, ये। अब ये पूरी लाइन तुमको उठा लेनी है, ये पूरी लाइन। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। हो गया तुम्हारा सवाल बेटा, तुम्हारा सवाल हो गया। ठीक है, हो गया तुम्हारा सवाल। सारे सवाल तुमको मिल गए। एक बार मुझे दिल रिएक्ट करके बताओ कि सर किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक सवाल आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करें? कैसे करें? बड़ा कठिन सवाल है ना। यहां पर एक लाइन खींच दी एग्जामिनर ने एग्जाम में कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत, आद्योपांत का अर्थ क्या होता है? शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। क्लियर है? अब कैसे इसकी व्याख्या करोगे? किसी बात की व्याख्या कैसे की जाती है? जैसे मैंने तुमसे कहा कि मैं बाजार जाऊंगा। अब तुमसे किसी ने पूछा कि ऋषि ने क्या कहा, तो तुम उससे कहोगे ऋषि कह रहा था कि वह कुछ सामान खरीदने के लिए आज बाजार जाने के बारे में सोच रहा है। जो मैंने कहा था उसकी व्याख्या कर दी तुमने गाइज। यही है व्याख्या। मेरे शब्दों को अपनी भाषा में बता देना, दैट इज एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। तो लेखक कहता है कि राष्ट्रीयता की
जो जड़ है वह इस धरती में जितना ज्यादा अंदर तक घुसी हुई होगी या धंसी हुई होगी, हमारे राष्ट्रीयता का या हमारे राष्ट्रीय विचारों का अंकुर उतना ही ज्यादा विकसित होगा, सुंदर तरीके से निकलेगा। पृथ्वी के बारे में पूरी जानकारी, पृथ्वी के स्वरूप के बारे में, धरती के स्वरूप के बारे में पूरी जानकारी जानना हमारा आवश्यक धर्म है, क्योंकि जब हम जानेंगे तभी उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानेंगे। एक बार कमेंट करके बताओ कि क्या इसको बताने के लिए मैंने कहीं से कुछ स्पेशल शब्द उठाया है? सब इसी में, सब इसी में। रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले एक चीज हमेशा लिख दिया करना। अगर गद्यांश में कर रहे हो तो लेखक कहता है, पद्यांश में कर रहे हो तो कवि कहता है। एग्जामिनर के माइंड पे पॉजिटिव साइन जाता है। हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं तो यही देखते हैं। समझ गए? समझ गए? तो बस अगर ये समझ गए तो सारे पैराग्राफ समझ गए तुम, सारे पैराग्राफ। अब मैं तुमको इसके उत्तर दिखाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अब मैं सारे पैराग्राफ तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इस प्रश्न का, इन प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, इन प्रश्नों का, 5 प्रश्नों का उत्तर ये हो गया। उसके बाद अगला पैराग्राफ तुम्हारा ये है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है से लेकर इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होंगे। अब इस पर आधारित भी 5 प्रश्न होंगे और ये वैसे ही हल किए जाएंगे जैसे अभी वाला पैराग्राफ किया गया है। तो तुम करोगे, उत्तर भी बता दे रहा हूं लेकिन करोगे। तुम्हें विद्या माता की कसम है, कर लेना। उत्तर बता दे रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं करोगे। ये इन प्रश्नों के उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये अभी वाले पैराग्राफ के 5 प्रश्नों के उत्तर हैं। ठीक है, तुम्हें हमेशा रेखांकित अंश की व्याख्या अपने शब्दों में करनी है, अपने शब्दों में। अब तुम कहोगे कि सर यहां तो कठिन कठिन लिख दिए आप, अगर अपने शब्दों में करो। बेटा मैं इतने दिन से हिंदी पढ़ा रहा हूं तो मेरे शब्द बदल गए, थोड़ा कठिन हो गए। तुमसे एग्जामिनर कठिन लिखने को नहीं कह रहा, तुम्हारी लिखने को है। उसे पता है कि तुम 12th में हो। ठीक है, अगला पैराग्राफ, जन का प्रवाह अनंत होता है से लेकर अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। इस पर आधारित 5 प्रश्न कौन कौन से हैं? जन का प्रवाह किस तरह है, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, तादात्म्य और अजर शब्द का शब्दार्थ क्या है। इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए सभी। रेखांकित अंश की व्याख्या, सूर्य की रश्मियों का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर मिल जाएगी। अगर न मिले तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ऋषि सर विद्याकुल पर, जहां मैं आपको बता दूंगा कि इसकी पीडीएफ का क्या नाम है और कैसे मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घाटों के निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। घाटों के निर्माण का आशय अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के लिए पदचिन्ह छोड़ना है। अगला पैराग्राफ, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। यहां से लेकर समन्वय पर निर्भर करता है। बड़ा पैराग्राफ है, ध्यान से पढ़िएगा इसको और उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को देखिएगा। इसके प्रश्नों का उत्तर भी वैसे ही खोजना है। जैसे राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, आपने तीसरा पढ़ा, वापस आए, आपने तीसरा खोजा, ये लो पहला, अरे यार ये तो पहला ही मिल गया। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्न इसीलिए दिए जाते हैं कि आप उसमें से खोज करके लिख सको। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया 3 प्रश्नों का और 2 प्रश्नों का उत्तर यहां हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेते रहना है। अगला पैराग्राफ क्या है, पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। और ये वो महत्वपूर्ण पैराग्राफ हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, संचालित होना चाहिए। अब इस पर आधारित 5 प्रश्न देखते हैं। ठीक है, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए। अब यहां एक शब्द है सुध। अब सुध को खोज लो, कहां पे है, देखो, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुधि हमें लेनी होगी। ये इसका उत्तर हो गया। बस तुम्हें वो मेरी ट्रिक याद रखनी है, बस दोस्तों, गाइज ट्रिक याद रखनी है बस, और सारा काम हो गया तुम्हारा। समझ लो, अब तुम्हें केवल ऋषि सर की क्लास यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल चैनल पे करनी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी तुम्हें किताब नहीं खोलनी पड़ेगी, ये अपन की गारंटी है। ऋषि सर के शासन में 100 नंबर बटेंगे राशन में। राष्ट्र के प्रति अंग की सुधि हमें क्यों लेनी चाहिए, इसका उत्तर यहां पर लिखा हुआ है। इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार किस दृष्टि से प्राप्त है, इसका उत्तर यहां लिखा हुआ है। ऐसे ही जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति राष्ट्र का सामुदायिक रूप है,
अब इस पर आधारित 5 प्रश्न देखते हैं। जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है? विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है? अदम्य और अविरोधी का शब्दार्थ बताइए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। अब यहां पर इसका उत्तर लिखा हुआ है, ठीक है, इन 3 प्रश्नों का। उसके बाद 2 प्रश्न और हैं, इनका उत्तर लिखा हुआ है, तो इसको भी आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं उनका ज्ञान होना आवश्यक है। यह आपका एक पैराग्राफ हो गया। अब इस पर आधारित 5 प्रश्न ये हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। धरती मां को वसुंधरा क्यों कहते हैं? किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, अब जैसे किसने पृथ्वी की देह को सजाया है, तो पृथ्वी की देह को उठा लो, वापस आ जाओ, खोजो। पृथ्वी की देह को सजाया है, ये लाइन मिल गई, ये शब्द मिल गया। तो अब इस पूरी लाइन को उठा दो। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। इस पर आधारित प्रश्न, और ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, तो सभी प्रश्नों के लगभग मैंने आपको उत्तर बता दिए हैं बेटा, सभी प्रश्नों के मैंने आपको उत्तर बता दिए हैं, और एक पैराग्राफ आपका बच गया है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रजन स्वास्थ्यकर है। अब इसको देखते हैं। इस पर आधारित 5 प्रश्न ये रहे, और अब देखिए इन पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर यहां रहे। गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करके प्रसन्नचित्त होता है? राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं? अनेक जनों से बने राष्ट्र के लिए क्या स्वास्थ्यकर है? अब इन सबका तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो पहला पाठ तुम्हारा सब कुछ हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। हर एक चीज, तुम किताब उठाओ ना उठाओ, मेरी जिम्मेदारी तो ये होती है, मैं तो हर अंतिम बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं ना, जो किताब खरीद भी नहीं सकता, मैं उसके लिए पढ़ाता हूं। जिनके पास किताब है उनके पास तो एडवांटेज है। तो इस सेशन को शेयर कर देना सभी साथियों के साथ। बताना कि क्लास कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम कितने % नंबर लाना चाहते हो और किस जिले में टॉप करना चाहते हो। स्टेट टॉपर तो बनोगे ही, कौन से डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बनना चाहते हो, किसके लिए बनना चाहते हो, ये भी बताना जरूर, कि कुछ लोग तो दिल को बुकनी बुकनी करके मुस्कुरा के चली गई वाले के लिए करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।